तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। तो आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 जो ड्रेनेज उसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट जो हिमालयन रिवर्स था वो ऑलरेडी हम डिस्कस और कवर कर चुके थे। तो हम लोग अब डिस्कस करेंगे इसका सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे कि इसमें पेनिनसुलर रिवर यानी कि प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, किस वजह से ये इनको ये कहा जाता है, और ये इनको वाटर, इनका जो वाटर सोर्स है वो कहाँ से मिलता है, ठीक है। और इनकी जो सिग्निफिकेंस है, कुछ कुछ इनकी ट्रिब्यूटरीज जो है मेन मेन उनको देखेंगे और कुछ इनके सिग्निफिकेंस देखेंगे। उसके बाद हम लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेक्स जो होती है वो क्यों होती है बेसिकली, और किस रीजन से बेसिकली पहले बनती हैं। उसके बाद इनकी क्या सिग्निफिकेंस, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। और ये फिर उसके बाद ह्यूमंस पे और एनवायरमेंट पे ये क्या इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर मतलब प्रायद्वीपीय नदियां, नदी जो भी है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है जो मेन है? महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। गोदावरी और कावेरी। तो पेनिनसुलर रिवर कौन कौन सी होती है? महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इनकी लेंथ भी देखेंगे, इनके ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, इनकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है और बेसिकली ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। तो उससे पहले रिवर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है महानदी। गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे महानदी के बारे में। महानदी बेसिकली छत्तीसगढ़ के हाईलैंड्स यानी कि ऊंचे पहाड़ों से, पर्वतों से या ऊंचे एक सतह से निकलते हैं। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से। बेसिकली इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है जो इसकी हेल्प करती है ग्रो होने में, और एट लास्ट ये कहाँ गिर जाती है? गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। क्योंकि जो ऑलमोस्ट जो सारी नदियां वो कहाँ जाके गिरती हैं? वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, ठीक है। कुछ ही एक दो नदियां जैसे कि नर्मदा तापी और नर्मदा तापी लूनी रिवर। बेसिकली लूनी रिवर तो गुजरात में वहीं पे अपने आप में खत्म हो जाती है, लेकिन ऑफ कोर्स नर्मदा और तापी रिवर कहाँ पे गिरती हैं? वो अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो छत्तीसगढ़ से निकलती है ये, और अपना दो तीन स्टेट से वो छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। महानदी के बाद हम लोग देखते हैं नर्मदा के बारे में। नर्मदा भी बेसिकली पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में ही कंसिडर की जाती है। नर्मदा जो होती है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक जो क्या है? सतपुड़ा जो रेंज होती है उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। और सतपुड़ा जो रेंज है उसकी एक्सटेंशन क्या है? अमरकंटक है, मतलब सबसे वेस्ट पार्ट है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक या फिर सतपुड़ा की ये है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़। तो अमरकंटक में ही धूपगढ़ है जो सबसे सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। यहाँ से ये जो नर्मदा रिवर है वो ओरिजिनेट होती है। यहाँ से ओरिजिनेट होने के बाद फिर वो बहुत सारे स्टेट कवर करती है, जैसे कि मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। ये सारी जो स्टेट से कवर करके फिर ये कहाँ गिर जाती है? ये गिर जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। जो नर्मदा रिवर है वो एक तरीके से कह सकते हैं रिफ्ट वैली में बहती है। रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटी बोलते हैं इसको हिंदी में, रिफ्ट वैली यानी कि भ्रंश घाटी। अब रिफ्ट वैली का मतलब क्या होता है? जब भी दो पहाड़ होते हैं, ठीक है, जैसे कि एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है, जब इसके बीच में से कोई नदी बह के निकलती है तब इसी को बोलते हैं रिफ्ट वैली या फिर भ्रंश घाटी। तो जो नर्मदा है वो किसके बीच में से होकर निकलती है? नर्मदा निकलती है ऊपर विंध्याचल, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे क्या है? ऊपर मध्य प्रदेश में ऊपर विंध्याचल रेंज है, उसके बाद यहाँ पे क्या है? तो नर्मदा निकलती है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे सतपुड़ा रेंज है, ठीक है। तो ये क्या है? विंध्याचल, उसके बाद ये क्या है? सतपुड़ा, ठीक है। और ये क्या है? नर्मदा। नर्मदा रिवर को रीवा रिवर भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ही एक तरीके से कह सकते चंचल रिवर बोली जाती है नर्मदा को। क्योंकि ये क्या करती है? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लो होता है ना, कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी फ्लो हो जाता है और ये अपना रूट क्या करती है? चेंज कर लेती है। अपना रूट चेंज करने की वजह से क्या करती है ये? मतलब कभी किसी गांव में घुस जाती है, कभी कुछ ऐसे ऐसे हरकतें करती है, जिसको क्या बोला जाता है? रीवा नदी या फिर बहुत चंचल नदी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? इसके बीच में बहरी, इस वजह से क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली वाली रिवर भी बोलते हैं। और ये गिरती कहाँ है? अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। हाँ, और जो नर्मदा रिवर है बेसिकली ये दो पिक्चर्स क्यू थिंग्स बनाते हैं। पिक्चर्स क्यू मतलब दर्शनीय, पिक्चर स्क्यू मतलब लोभनीय या दर्शनीय। कौन कौन सी? पहला है मार्बल रॉक और दूसरा क्या है? धुआंधार फॉल। ये दो मतलब अच्छे अच्छे नजारे एक तरीके से कह सकते हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? नर्मदा के द्वारा बनाए जाते हैं।
ठीक है, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे तापी रिवर के बारे में। हम डिस्कस करेंगे तापी रिवर के बारे में। तो तापी रिवर जो है वो कहां से निकलती है? वो निकलती है बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, कहां से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, और बेसिकली ये कहां पे जाके गिरती है? मध्य प्रदेश के बाद ये कौन कौन से स्टेट से गुजरती होगी? ऑफ कोर्स गुजरात से गुजरती होगी, महाराष्ट्र से, क्या पता जाती हो। फिर उसके बाद कहां गिर जाती है? गिर जाती है अरेबियन सी में। ठीक है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कहां कौन सी रिवर? तापी रिवर। जो तापी रिवर है बेसिकली नर्मदा और तापी, ये दो ऐसी रिवर है जो कहां जाके गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। ठीक है, जो तापी रिवर है बेसिकली कहां पे जाती है? यहाँ पे विंध्याचल है, यहाँ पे सतपुड़ा है, यहाँ पे नर्मदा रिवर है और यहाँ पे क्या है? तापी रिवर है। ये कौन सी रिवर है? तापी, ये है सतपुड़ा, सॉरी ये है नर्मदा, ये है विंध्याचल और ये है विंध्याचल, नर्मदा, तापी और ये है सतपुड़ा। ठीक है, सतपुड़ा रेंज। तो ये क्या है? तापी रिवर। कहां से निकलती है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली क्या होती हैं? जो शाखाएं हेल्प करती हैं किसी रिवर की, जिसमें और जो रिवर्स क्या करती हैं? वो मेन रिवर में पानी को और ड्रेन करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? साबरमती, माही, ठीक है, और पेरियार। ये क्या? ये तीन रिवर जो है जो किसको हेल्प करती है? तापी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सी रिवर के बारे में? गोदावरी रिवर के बारे में। अभी नहीं, 10 मिनट और रुक जाओ। अभी नहीं बनाई, अभी आधा घंटा रुक जा। अब कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर। ठीक है, गोदावरी रिवर क्या है? जो ये साउथ इंडिया की एक तरीके से क्या कहा जाता है? इसको बोलते हैं दक्षिण गंगा। मतलब ये साउथ इंडिया में फेमस रिवर है, यह सबसे बड़ी रिवर है, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी और फेमस रिवर है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसकी जो 3 ट्रिब्यूटरीज हैं वो काफी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है। मतलब इसमें बड़ी से मतलब क्या होता है? वो ज्यादा से ज्यादा पानी इसके अंदर ड्रेन करती हैं, वो ज्यादा से ज्यादा पानी इसको देती हैं। ठीक है, और लेंथ में भी बड़ी है। इस वजह से क्या होता है? इसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा बोला जाता है, क्योंकि इसमें पानी और रिवर से, साउथ की रिवर है और रिवर से, इसमें गोदावरी रिवर में जो पानी होता है वो ज्यादा होता है। अब जो इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है? वो है मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा। ठीक है, इसकी ये तीनों ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं? गोदावरी रिवर को दक्षिण की गंगा बनाती हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, वो है कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, लेंथ किसकी कितनी है? इसकी 1500 किलोमीटर। अब देखते हैं कि इसका ओरिजिन कहां पर है। गोदावरी जो रिवर है उसका बेसिकली ओरिजिन कहां है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से। नासिक डिस्ट्रिक्ट और किस चीज के लिए फेमस है? जो नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का, वो किसके लिए फेमस है? संतरों के लिए फेमस है। मतलब वहां पे संतरे जो होते हैं वो काफी क्वांटिटी में और वहां के फेमस भी है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन लिख लेते हैं गोदावरी रिवर का। कहां से है उसका ओरिजिन? नासिक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं अपने आगे की चीजों पर। तो हम लोग देखेंगे कृष्णा रिवर के बारे में। ठीक है, जो कृष्णा रिवर है बेसिकली वो कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से, महाबलेश्वर ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, कृष्णा रिवर कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से। ठीक है, दोनों में थोड़ा कॉम्बिनेशन है या सिमिलैरिटी, कृष्णा महाबलेश्वर। ठीक है, दोनों देख रहे हैं तो दोनों डिवाइन नेम है। ठीक है, भगवान जी के नाम है दोनों। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के। और इसकी जो लेंथ है, मतलब ये दूसरी सबसे बड़ी रिवर है साउथ इंडिया की। कितनी है? 1400 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो फेमस ट्रिब्यूटरीज है वो कौन कौन सी है? वो है घटप्रभा, मूसी, ठीक है, भीमा। ये क्या है? इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज है। तो हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग देखेंगे कावेरी रिवर के बारे में, जो कि हमारी साउथ इंडिया की बेसिकली, ये इतनी ही रिवर नहीं है लेकिन इतनी रिवर कह सकते हैं सबसे बड़ी, ये बड़ी रिवर्स हैं। ठीक है, जो बड़ी चीजों को उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं हर चीजें, हिस्ट्री में भी और हर टॉपिक में। कावेरी रिवर, जो कावेरी रिवर है बेसिकली इसके ऊपर एक वाटरफॉल बनता है, इसका नाम है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम। ठीक है, ये हमारी इंडिया का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल। ठीक है, यानी कि जलप्रपात। तो पहला कौन सा है? पहला जो है वो है कुंचिकल,
कुंचिकल जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल, ठीक है, जो कहां पर है वो है कर्नाटका में। कर्नाटका की अब कौन सी रिवर पे है, वो है वाराही रिवर पे। कौन सी रिवर है, वाराही रिवर, ठीक है। शिव समुद्रम ये क्या है, सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है किसका, इंडिया का। और कुंचिकल ये क्या है, फर्स्ट हाईएस्ट वाटरफॉल है किसका, इंडिया का, जो किस पर है, वाराही रिवर पर है। तो ये था कावेरी रिवर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। और इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज देखते हैं, भद्रावती, अमरावती, ऐसे करके क्या है, इसकी कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ओरिजिन होता है वो कहां से होता है, ओरिजिन देखते हैं किसका, कावेरी रिवर का। कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो ब्राह्मणी रिवर से होता है, सॉरी ब्राह्मणी वेस्ट माउंटेन से होता है, वेस्टर्न माउंटेन से होता है, ठीक है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज होती है, मेन ट्रिब्यूटरीज जो है वो कौन सी है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, अमरावती और भद्रावती, ठीक है। उसकी जो लेंथ है बेसिकली कितनी मानी जाती है, 800, मतलब 700 से 800 किलोमीटर के बीच में। तो ये था इनके बारे में। आगे चलते हैं हम लोग। अब बेसिकली रिवर्स का जो टॉपिक था, इसमें 4-5 रिवर दे रखे थे, इसको हम कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, लेक्स के बारे में, लेक्स के बारे में और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ, ठीक है। हमारा जो चैप्टर है वो काफी कम बचा है, इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिवली देखते हैं। जो लेक्स बेसिकली क्या होती है, लेक्स कुछ ऐसी लेक्स होती है बेसिकली मतलब एक पॉन्ड या तालाब सा होता है किसी भी लैंड पार्ट में, जिसमें क्या होता है, पानी भरा होता है, इसको बोलते हैं लेक या फिर झील। अब जो झील होती है वो दो टाइप की होती है, एक तो खारे पानी की झील होती है और एक मीठे पानी की झील होती है, ठीक है। जो मीठे पानी की झील होती है बेसिकली वो कहाँ से ड्रेन होती है, वो ड्रेन होती है या तो बारिश के पानी से ड्रेन होंगी वो, मतलब, या फिर हिमालय में जो हिमखंड होते हैं उस वाले पानी से, यानी कि आइस से ड्रेन होंगी, ड्रेन मतलब उनमें पानी भरा जाएगा। लेकिन जो खारे पानी की झील होती है वो हमेशा समुद्र के खारे पानी से बनती है, बनाई जाती है, ठीक है। बेसिकली दोनों हो सकता है, क्योंकि हम खारे पानी की झील बना भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें सॉल्ट उससे हमें मिलता है, ठीक है। खारे पानी का बेसिकली यही मतलब होता है कि इसमें जो खारा पानी होता है उसमें कैल्शियम और फॉस्फेट, एक तरीके से हार्ड सॉल्ट बोला जाता है इनको, वो चीजें प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो मीठा पानी होता है उसमें ये सारी जो कैल्शियम और फॉस्फेट की जो चीजें होती हैं, ठीक है, जो सॉल्ट्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। और जो हमारा नॉर्मल सॉल्ट है वो कौन सा खाते हैं हम, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl2, जिसको टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, ठीक है। जो कहाँ से बनाया जाता है, वो समुद्र के खारे पानी से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। तो झील है बेसिकली, झील मीठे पानी की झील हमें कहाँ पे मिलेगी, नॉर्थ में मिलेगी, नॉर्थ मतलब जम्मू कश्मीर में। जैसे कि शिकारा जो होता है, शिकारा बेसिकली एक बोट होती है जो वहाँ पे झीलों पे चलती है, ठीक है। डल झील, वोलर झील, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी झीलें जो वहाँ पे मिलती है। जैसे कि अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में बात करें तो बैकाल झील, ठीक है, बैकाल झील कहाँ है, कह सकते हैं रशिया में है, ठीक है। रशिया का मोती, साइबेरिया का मोती किसको माना जाता है, बैकाल झील को माना जाता है। बालकस झील कजाकिस्तान में है, ठीक है। वान लेक, सबसे खारे पानी की झील कौन सी, वान लेक, जो कहाँ है, टर्की में है, ठीक है। और भी कैस्पियन लेक और सी, ये सारे क्या है, ये चीजें जो है लेक्स की क्वालिटी में या क्वांटिटी में इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अब ये तो थी लेक्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। अब लेक्स बनती कैसे है, बेसिकली लेक्स होती है वो दोनों चीजों से बनती है, नेचुरल चीजों से बनती है, ठीक है, नेचुरल चीजों से, और एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से भी। अब एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज क्या होती है, एंथ्रोपोजेनिक और नेचुरल मेथड, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, जब इसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस होता है, मतलब कोई इंसान या फिर ह्यूमन जो करते हैं वो क्या करते हैं, किसी झील का निर्माण करते हैं, ठीक है। और जबकि नेचुरल क्या होता है, जब नेचुरल तरीके से कोई चीज वहां पे बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल। अब जैसे कि हम लोग क्या करें, हम लोग किसी बीच वगैरह पे जाएं, हम लोग वहाँ पे गड्ढा खोद के हम कहें कि ये हमारी झील बनी नेचुरल, मतलब ये हमने बनाई है, तो उसमें हम पानी डालते हैं उसके बाद, तो बेसिकली वो गड्ढा जो होगा वो क्या माना जाएगा, वो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से माना जाएगा। जैसे कि कोयले की खदान वगैरह होती है, हम क्या करते हैं अर्थ के अंदर इतना मतलब गहराई तक उसमें डिग करते हैं कि एक तरीके से गड्ढा हमें बहुत बड़ा बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जब वहाँ पे कोयला खत्म हो जाता है फिर क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम जब वहाँ पे रेन वगैरह होती है तो क्या करते हैं, वो गड्ढा भर जाता है पूरा, तो वो क्या करता है, वो झील का निर्माण करता है, ठीक है। उसको झील बोलेंगे एक तरीके से। लेकिन नेचुरल चीजें जो अपने आप नेचर के द्वारा बनाई गई, जैसे कैसे अर्थक्वेक आया वहाँ पे जमीन में लैंडस्लाइड हुआ, अर्थक्वेक आया, ठीक है, वॉल्केनो कहीं फटा, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो नेचुरल तरीके से कहीं ना कहीं लेक्स बन जाती हैं, ठीक है। तो ये था। अब हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किसका, लेक्स का। अब लेक्स की बहुत ही ज्यादा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होते हैं। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, महत्व, ठीक है। तो क्या सिग्निफिकेंस है, तो इनके सिग्निफिकेंस हम लोग लिखेंगे, इसके किसी भी झील के।
सिग्निफिकेंस ऑफ लेक बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस पूरे चैप्टर में से। तो इसको देखो, मैं सब टेक्स्ट में थोड़ा इंक डालती हूँ। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ लेक। अब हम अगर देखें इसको तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल है। क्यों? सबसे पहले तो ये हमारे ग्राउंड वाटर को क्या करता है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है। रिचार्ज मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ की जो नदियां नालियां वो क्या करती है, बेसिकली जो गंदा पानी होता है ड्रेन करता है वो डायरेक्टली कहाँ जाता है, डायरेक्ट हम लोग नदियों में फेंक देते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा कूड़े करकट और प्लास्टिक वगैरह होता है, जिससे क्या करते हैं जो एनिमल्स जो होते हैं, किसमें, जो रिवर में जो एनिमल्स होते हैं, नदियों में जो जानवर होते हैं, वहां पर भी तो जानवर रहते हैं, कौन से, मछली वगैरह और वाटर स्नेक, ठीक है, ऑक्टोपस, डॉल्फिन, ये सारे क्या करते हैं, उनको जब निगल लेते हैं फिर उनको भी प्रॉब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अर्थ हमारी नहीं, अर्थ सभी की है। हमें सबके लिए सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने लिए अच्छा कर रहे हैं और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनके साथ खराब कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज मतलब यही है कि हम लोग अपना जो पानी है उसको ऐसे नदियों नालियों में ना फैलाएं, फेंक कर उसको हम वाटर, मतलब जो हमारे ग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करें। कैसे कर सकते हैं हम लोग? वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो वाटर में जो रेन का जो वाटर होता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको छत से एक डायरेक्ट पाइप लाके हम लोग अगर उस जमीन में डायरेक्ट डाल देंगे तो जो पानी होगा वो अपने आप छन के लेयर्स के द्वारा वो जमीन के अंदर जाएगा, जो एक प्योर वाटर के रूप में हमारे फ्यूचर में हमारा हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये था ग्राउंड वाटर रिचार्ज। एक तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने में हेल्प करती है लेक्स जो होती हैं। दूसरी चीज, एनवायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाने में हेल्प करती हैं। अब कोई भी जगह जो है वो ब्यूटीफुल होगी, मतलब सुंदर होगी, तो वहां पे टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत ज्यादा होंगी। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन देख लो। जम्मू कश्मीर में ज्यादातर क्या है, वहाँ पे लेक्स हैं, झील हैं, इस वजह से वहाँ पे जो टूरिस्ट एक्टिविटीज है वहाँ पे लाखों में टूरिस्ट जाते हैं। हमारी जो कंट्री वो टूरिस्ट हब बनती जा रही है, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी अच्छी जगह हैं। ठीक है, जब कोई इंसान बाहर से आता है तो हमारी पूरी कंट्री में क्या करते हैं, पैसे खर्च करता है रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, वहां जाने के लिए। तो हमारी कंट्री का क्या होता है, एक तरीके से हमारी कंट्री में कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता है। और हमारी कंट्री में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है फिर जो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, मतलब बेरोजगारी कम होगी। तो ये चीजें जो होती हैं एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंट ब्यूटीफुल बन रहा है। तीसरी चीज, जो एनवायरमेंट होगा जहाँ पे लेक्स वगैरह होती है, जो वाटर बॉडीज होती हैं, वहाँ पे जो एनवायरमेंट रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। मॉडरेट क्यों रहता है? मैंने आपको बताया था कि जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ही लो होती है। मतलब ना ही वो जल्दी ठंडा होता है, ना ही वो जल्दी गर्म होता है। जबकि अगर आप रॉक को देखेंगे तो रॉक मतलब जो चट्टाने होती हैं, अगर वो दिन में ठंडी है तो अगले ही 2-3 घंटे में तुरंत अगर गर्म भी हो जाएंगे अगर सूरज निकला तो। जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इस वजह से एनवायरमेंट को मॉडरेट रखते हैं, एनवायरमेंट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं। ठीक है, अब ये तो 3 थे इसके। अब और देखते हैं सिग्निफिकेंस। चौथा सिग्निफिकेंस है कि इकोसिस्टम को मेंटेन रखती है। इकोसिस्टम मतलब अब उस लेक में अगर पानी भरा हुआ है तो उसमें क्या होगा, फिर उसमें कीड़े मकोड़े पैदा होंगे। कीड़े मकोड़े पैदा होने के बाद फिर वहाँ पे फिशेस वगैरह आएंगे। फिशेस वगैरह क्या करेंगे, उन कीड़ों को खाएंगी। फिर ऐसे करके वहाँ पे क्या होगा, मतलब इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम मतलब जब इंसान एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगता है ना तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम, और वहां से उनको यूजफुल चीजें मिलेंगी। तो इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। ठीक है, उसका इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा तो फूड चेन भी मेंटेन रहेगी। उसके बाद क्या होगा, टूरिस्ट एक्टिविटीज होंगी, टूरिस्ट एक्टिविटीज मोर होंगी। ठीक है, इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री की वो ग्रो करेगी। सातवां, हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइडल प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हाइडल प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, मतलब मैंने आपको बताया था हाइडल प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर, यानी कि रिवर के ऊपर, झील के ऊपर, किसी भी के ऊपर जब हम ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जैसे कि डायनमो वगैरह, जिससे अगर वो डायनमो मतलब अगर वो डायनमो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइडल प्रोजेक्ट, यानी कि हाइडल पावर सप्लाई। ठीक है, तो वाटर एक तरीके से क्या कर रहे हैं, वाटर अपने फ्लो में बह रहा है, लेकिन उससे हम क्या कर रहे हैं, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 7 इंपॉर्टेंस थे, और भी काफी इंपॉर्टेंस होंगे अगर देखा जाए। ठीक है, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, जो ये हेल्प करता है कर्व करने में, किसको, फ्लड को। ये सबसे मेन पॉइंट है। मान लो कहीं पे फ्लड आ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रही है, ठीक है, और उस जगह पे क्या कह सकते हैं, 4-5 लेक्स है, ठीक है, 4-5 झील है। तो अगर वहां पे जब बाढ़ आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा जो पानी होगा, जितना झील अपने अंदर समाहित कर सकती है, झील के अंदर जितना जा सकता है, तो झील कोशिश करेगी कि उस पानी को अपने अंदर कन्वर्ट करे, अपने अंदर स्टोर करके रख ले। उससे क्या होगा, जो वाटर होगा, जो फ्लड वाटर होगा, वो क्या होगा, उस एरिया में कम होता हुआ दिखाई देगा। तो एक लेक्स की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि नेचर की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। तो जस्ट ट्राई टू सेव द नेचर, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन द नेचर, ओनली ऑन द नेचर, नो वन एल्स। It is not that you are depending on your
parents, it's not that you are depending on yourself. It's all about that you are depending on the nature, because nature is giving you everything. So I hope ये chapter आपको समझ में आया होगा, and we will meet in the next video. Till then keep learning, keep growing, till then keep learning, keep smiling, and yeah, we'll meet in the next video. Till then, bye bye.